बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। आज हम बात करेंगे कि हमारे माशरे के अंदर बढ़ते हुए वज़न, मोटापा, ओबेसिटी या वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना और इसके साथ आपको वज़न के बढ़ने के साथ साथ जो बीमारियां आगे आपके साथ कंटिन्यू होती हैं या आपको डिस्टर्ब करती हैं या आपके लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या आपकी खूबसूरती को ख़त्म कर देती हैं या आपको बीमारियों का घर बना देती हैं, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि मोटापे से आगे जो आपको डायबिटीज़ होती है। मसलन जब कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, क्योंकि एज ए क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर जब हम अपने क्लिनिक्स पे बैठे होते हैं या हॉस्पिटल में ड्यूटी पे होते हैं या किसी भी प्राइवेट सेटअप पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि सर मेरे हाथ पांव सोने हो जाते हैं और मेरा वज़न दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और मुझे जो है वो आए दिन के साथ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा जिस्म बहुत थकावट का शिकार रहता है, ये जिस्म टूट फूट का शिकार है, तो मुझे बताएं कि मुझे क्या है। तो हम जब अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसकी BSR, जिसको हम ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं, वो जब हम चेक करते हैं तो वो 200 प्लस आ रही होती है या किसी की 400 500 भी निकल आती है। पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आपको तो शुगर लग रही है, वो कहता है मेरे तो ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं है, मुझे तो बिल्कुल शुगर नहीं है। फिर हम उसका क्या करते हैं, तो हम 3-4 दिन उसका रिपीटली अपने क्लिनिकल ट्रायल पे चेकअप करते हैं। फिर उसका एक टेस्ट हम भेजते हैं। उस टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। फिर हम उसके ऊपर उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं, डाइट हैबिट्स को चेंज करते हैं और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने बाबाए फैमिली फ़िज़िशियन प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ चीमा, कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन, उनको मैंने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है और सर से हम जानने की कोशिश करेंगे और सर को हम निचोड़ने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, उनके क्लिनिकल ट्रायल में क्या एक्सपीरियंस हैं, किस कैटेगरी के लोग आते हैं और सर उनको जो है वो प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ से रिवर्स करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ चीमा, कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन को खुशामदीद कहते हैं। सर थैंक यू। वेलकम टू द शो। सर थैंक यू डॉक्टर तनवीर सबसे साहब। पहले हम सर से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि शुगर बेसिकली क्या चीज़ है। सर शुगर क्या है और क्यों होती है? शुगर ये है कि जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत होती है, जो कि बॉडी में शुगर की उससे हम इस्तेफ़ादा करते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, एक हद तक तो शुगर कोई आपको ज़रूरी होती है जो जिस्म के लिए, लेकिन अगर वो हद से बढ़ जाए तो फिर उसको हम डायबिटीज़ या ज़ियाबितिस कहते हैं। उसकी भी लिमिट्स हैं कि हम अभी आपको लेवल बताएंगे कि किस लेवल से फास्टिंग कितनी होती है, खाली मैदा कितनी होनी चाहिए या खाने के बाद कितनी शुगर होनी चाहिए। तो आम तौर पे जो मरीज़, जो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मोटापे वाले मरीज़ जो हैं वो 30-40 साल की उम्र के बाद सबको अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से शुगर और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं उनको कोई इलामात नहीं होती। ठीक है। बाज़ औक़ात मरीज़ किसी और तकलीफ़ के लिए हमारे क्लिनिक पे आता है, उसको कोई फिंसी निकली है, फोड़ा निकला है या वैसे चेकअप के लिए आता है और हमें शक हो कि इसमें ब्लड प्रेशर या शुगर हो सकता है, तो हम चेक करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी होती है शुगर, बल्कि कई सौ, जैसे अभी आपने कहा 300-400, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें शुगर की बीमारी है। तो इसलिए एक तो सब लोगों को ख़ास तौर पे 30-40, आजकल हम यंगर पेशेंट्स भी देख रहे हैं। जी। वो खैर एक अलग मौजू है कि टाइप 1 जो होती है वो बच्चों में होती है मोस्टली। उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन बनती नहीं है तो उसमें इंसुलिन देना पड़ती है। और जो लोग आम तौर पे 30-40 साल की एज के बाद बहुत से लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 उसको हम कहते हैं। तो मोस्टली पेशेंट हमारे 95% पेशेंट जो होते हैं वो टाइप 2 की डायबिटीज़ वाले होते हैं। तो जब पेशेंट्स आते हैं उनसे एक तो ये कि उसमें उनका वज़न जो है ज़्यादा होता है अक्सर पेशेंट्स में, नॉट ऑल द पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल वेट होता है, उनमें भी शुगर हो सकती है, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
जी और जी चूँकि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों की को कोई बज़ाहिर तकलीफ़ नहीं होती, उनको कोई अलामत नहीं होती, बल्कि कोई भी बंदा या उसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये बीमार है, तो वो चेक करने से ही पता चलता है। तो एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्पेशली 40 की एज के बाद हर बंदे को अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ों का इल्म होना चाहिए, ताकि ये अगर बड़ी हैं तो उनको वक्त पे उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक हो गया। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बेसिकली शुगर का लोगों को नहीं पता होता है। चूँकि मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में, सर के क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं कि सर मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, और या कोई ज़ख़म होता है, कोई ख़ारिश होती है, कोई एक्जिमा होता है, या मेरी प्रॉपरली कोई भी बीमारी लगती है वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो जब हम इस तरह की कंडीशन देखते हैं पेशेंट की, तो तब हम जाके फौरी तौर पे उसकी जो ब्लड शुगर रैंडम को भी देखते हैं। फिर आगे 2 4 5 दिन हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में शुगर का प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं, फिर उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। अब सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो कोई भी पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है वो वेल अवेयर नहीं होता, या उसको पता नहीं होता कि मुझे शुगर है या नहीं है, तो जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, एक तो ये है क्लिनिकल मेथड के अंदर हम शुगर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन में जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट करवाना पड़ता है वो कौन सा है सर? उसमें एक तो हमें ब्लड शुगर जो है फास्टिंग यानी खाली मैदा, वो भी तकरीबन मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग हो, वो शुगर का पता होना चाहिए, चेक करनी चाहिए। उसके बाद खाने के 2 घंटे बाद किसी भी खाने, ख़ास तौर पे जो मेन मील है पेशेंट का, उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। एक तो ये है, बल्कि हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को एक चार्ट देते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन की शुगर वो चेक करके आएँ। उसमें फास्टिंग भी खाने के 2 घंटे बाद, अगर एक दिन नाश्ते के बाद किया, अगले दिन दोपहर के खाने के बाद कर ले, अगले दिन शाम के खाने के बाद कर ले। तो एक तो ये है कि ब्लड शुगर हम चेक करते हैं फास्टिंग, और पोस्ट प्रेंडियल उसको हम कहते हैं, जो खाने वाली होती है अपनी लैंग्वेज में। जी। दूसरा ये तरीका है कि एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि आपको पिछले 3 महीने की एवरेज बताता है। जी जी। हाँ, उसमें जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल के लिए तो हम 7 से नीचे, लेकिन अगर एक HbA1c एक पेशेंट की अगर 5.6 तक है या इससे नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसको शुगर का इम्कान नहीं है उस वक्त। अगर वो 5.7 से लेके 6.5 तक है, तो उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी डायबिटीज़ की आप पहली स्टेज समझ लें। एक वार्निंग होती है एक मरीज़ के लिए कि आपको शुगर होने का ख़तरा है, और उसमें और अगर 6.5 से यानी 6.5 से ऊपर अगर आ रही है HbA1c, तो वो यूजुअली उस बंदे को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज। और उसके लेवल हम जो फास्टिंग और खाने के बाद वाले लेते हैं, फास्टिंग शुगर एक आम बंदे की जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, वो 60 से लेके 100 के दरमियान होनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाने के बाद वाली भी वो 60 से लेके 140 तक होनी चाहिए। ये 2 लेवल हैं। अगर किसी की, यानी जो फास्टिंग आप बता रहे हैं वो 60 से 100 होनी चाहिए, 100 और इससे ऊपर ना हो? नहीं, इसके ऊपर ना हो। अगर इसके जो ऊपर आ रही है तो वो एबनॉर्मल है। जो खाने के बाद वाली खाने के बाद वाली जो है वो भी 60 से लेके 140 उसकी लोअर। अब कई पेशेंट कहते हैं जी मेरी शुगर खाने के बाद 80 आई है, वो नॉर्मल है, वो समझते हैं, कहते हैं जी लो हो गई है। हाँ, जो मरीज दवाई ले रहे हैं उसमें हम उसको ऊपर ज़रा रखना चाहते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में हम कब जाएंगे, या 60 से नीचे होगा? हाइपोग्लाइसीमिया ने 70 या 60 से नीचे, हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि वो कोई 90 से लेके 110 के दरमियान फास्टिंग रखे। वो इसलिए आल्दो 80 भी उसकी नॉर्मल होगी, लेकिन जितनी लोअर साइड पे होगी उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बढ़ जाए, इसलिए हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए। और दूसरी आपने अभी बात की प्री डायबिटीज़ की और डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ जो है, अगर किसी की शुगर फास्टिंग 100 से लेके 125 तक है, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है। और अगर 126 से ऊपर आ रही है तो वो डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ में
और इसी ये तरह फास्टिंग का खाने, हाँ ये फास्टिंग है। खाने के बाद अगर किसी की पेशेंट की आती है शुगर 140 से 200 के दरमियान, जी जी तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। अगर 200 के बाद अगर रिपीटेड 1-2 दफ़ा शुगर आई है तो उसको हम डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक हो। नाजरीन, आपने जाना कि सर ने वो सारे मेजरमेंट आपको बता दी और सारे पैमाने बता दिए, शुगर के वो लेवल बता दिए जो एक आप घर में रहते हुए जब भी आप देखते हैं कि आपका वज़न बढ़ रहा है या आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने आप को खुद एग्जामिन करें, यानी अपने सेल्फ अगर आप अपने आप का चेकअप करें, तो आपको ये नंबर्स जो सर ने दिए हैं कि 60 से लेके 100 तक ये आपका फास्टिंग होनी चाहिए। इसी तरह 60 से लेके 140 तक ये आपकी खाने के बाद नॉर्मल शुगर है। इसके बाद जो एक टेस्ट हम करवाते हैं HbA1c, वो बेसिकली 3 महीने का पिछला आपका रिकॉर्ड बताता है कि किस तरह आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अप एंड डाउन होता रहा है। उसमें 6.5 से सर ने कहा कि नीचे आपने रखना अपने आप को। अगर इससे ऊपर जाएगा तो आप डायबिटीज़ में होंगे, लेकिन अगर 6.5 से पास या इसके इक्वल भी चला जाए तो आप प्री डायबिटिक में आते हैं, तो फिर आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। हाँ, HbA1c के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं। ये तो हम उन मरीज़ों की बात कर रहे हैं जिनकी शुगर नहीं है या जिनको हो रही है, जिनका इम्कान है प्री डायबिटीज़ हैं, या ये डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस अगर एक पेशेंट ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा है तो उसकी जो है वो ये लेवल नहीं है, ठीक है। उसका हम कोशिश करते हैं। उसमें डिफरेंट है, अमेरिकन हार्ट डायबिटिक एसोसिएशन की डिफरेंट गाइडलाइंस है, UK की डिफरेंट है। वो कहते हैं कि 7 से नीचे रखें, 6.5 और 7 के दरमियान नॉर्मल जो रखें। जो जिनको शुगर है उनकी, तब हम उसको कहेंगे कि अच्छा कंट्रोल है। बल्कि जो यूरोपियन गाइडलाइंस है वो तो कहते हैं 6.5 से भी नीचे, 6.5 से भी नीचे रखें, वो गुड कंट्रोल में। वो गुड कंट्रोल में आ गया। अगर 7 से ऊपर रहती है तो इसका मतलब है कंट्रोल अच्छा है। नहीं है। लेकिन सिर्फ उस सूरत में वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक एल्डरली में जो सीनियर आप 80-90 साल का है या 70-80 साल का कोई पेशेंट है जो कि ख़ास तौर पे अकेले रहते हैं, जिनको कोई केयर टेकर नहीं है, तो उनमें हम जो है उसका 7 से ऊपर भी 8 तक भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नॉर्मल जी, और नंबर दो जो हम लेवल लेते हैं, जैसे अभी हमने फास्टिंग कहा कि जब एक उसके कंट्रोल रखने के लिए वो हम कोशिश करते हैं कि 90 से 110, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। और खाने के बाद वाली जो है वो भी हम वी वांट टू कीप इट एज क्लोज एज टू द नॉर्मल पॉसिबल। अब 140 मैक्सिमम होती है तो हम उसको चलें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, 150-60 के करीब रखें। ये वो लेवल हैं जो कंट्रोल के लिए है। और HbA1c अगर कंटिन्यू इससे ऊपर आता है तो इसका मतलब वो डायबिटीज, उसका मतलब है कि हाँ, उसमें भी हम अगर एल्डरली है पेशेंट तो उसमें हम 180 तक भी कहते हैं कि रखें, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में उनके जाने के चांसेस होते हैं, जिससे बचाव के लिए उनको हम कहते हैं कि फास्टिंग 130 तक, 130 से नीचे रखें, और खाने के बाद वाली जो है वो 180 से नीचे रखें। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि जब आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो बेसिकली आप बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि पेट बढ़ने से बीमारियां बढ़ती हैं। आज की साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि जब आपका पेट बढ़ता है तो आपके पेट के अंदर से 35 किस्म के हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जनरेट होते हैं। और वो जो हार्मोन होते हैं उन्होंने खुद कश जैकेटें पहनी होती हैं, वो जाके कहीं आपके हार्ट पे अटैक करते हैं, किडनी पे करते हैं, लिवर पे करते हैं, लंग्स पे करते हैं, इंटेस्टाइन पे करते हैं, या आपके लबलबे के ऊपर करते हैं। तो जब भी आपका पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए या आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको वरी होना चाहिए और अपने कंसल्टेंट के पास जाके अपने आप को कंसल्ट करना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोटापे का ही रोल है शुगर को इंक्रीज़ करने में, या जो थिन होते हैं, पतले लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, क्या उनके अंदर भी यही लेवल होता है? तो सर, मोटापे का बेसिक रोल होता है शुगर में कन्वर्ट करने के लिए बंदे? मोटापे का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर मोटे बंदे को शुगर हो। ठीक है, उसमें और कुछ फैक्टर्स होते हैं। है। एक तो उसकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स को, बहन भाइयों को किसी को शुगर है तो उसको लाजमी होगी, लाजमी होगी नहीं, अगर वो अपना लेकिन चेक करानी चाहिए। हाँ, ठीक है, चेक करानी चाहिए। कई लोग होते हैं उनको नहीं होती, लेकिन उनको चेक करानी चाहिए कि अगर उसकी फैमिली में, ख़ास तौर पे पेरेंट्स में या किसी बहन भाई में या क्लोज रिलेटिव्स में
अगर है तो उनको शुगर अपनी ज़रूर चेक करानी चाहिए। ठीक है। तो एक तो मोटापा, आपने जैसे कहा, मोटापे में ज़्यादा चांसेस हैं शुगर होने के, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि लीन है, थिन है, जिसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा और फैक्टर हैं, लाइफस्टाइल जो है, मसलन बैठे रहना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, या ज़्यादा खाना, फिजिकल मूवमेंट कम है, फिज़िकल मूवमेंट जिनमें कम है, जी। फैमिली हिस्ट्री हो गई दूसरा, और इसके अलावा भी फैक्टर हैं जो कि उसमें प्ले करते हैं पार्ट। जी नाज़रीन, अब हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपने बहुत नाम सुना होगा। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्रोग्राम पे ऐसे लोग आपको गाइड करते हैं जो कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, या वो प्रॉपर आपके हिस्ट्री को नहीं जान रहे होते, या प्रॉपर मेडिकल को भी प्रॉपर नहीं समझते होते, तो वो सिर्फ जस्ट एक व्यूअरशिप लेने के लिए वो डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल के ऊपर अपनी जो बातें हैं, जो आपको गाइडलाइन देते हैं, वो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि हेल्थ स्पेशल के नाम पे, स्पेशल टीवी पे हम इसको कंडक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वेल एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड पर्सनस को हम यहाँ पे बुलाते हैं, और जो आपकी मिथ होती हैं, जो आपकी थ्योरीज होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी हमारी पब्लिक है, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन तक एक प्रॉपर बात पहुँचे और सही अंदाज में पहुँचे, बेसिस ऑन द साइंस पहुँचे, कि जो आपकी साइंस और मेडिकल कम्युनिटी टर्मिनोलॉजी, मेडिकल इंफॉर्मेशन वो क्या कहती है। तो आज हम इसके ऊपर सर से पूछेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सर क्या चीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि एक फर्द में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो अपना काम सही नहीं कर रही, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, मसल में यूज़ हो रही, सारे जिस्म में जितने अज़ा हैं सब में शुगर ने यूटिलाइज होना है, जी जी। इंसुलिन ने उसको करना है, यूटिलाइज करना है। तो उसको अगर वो सही एक्ट नहीं कर रही तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि अपना काम नहीं कर रही, और उसकी वजह से फिर वो और जो लबलबा, जो पेनक्रियाज होता है हमारा, उसको और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ती है, और फिर हमें दवाइयों से, हम वो दवाइयाँ कई किस्म की होती हैं, कुछ ओरल हैं, उसके बाद इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं। आजकल अच्छी दवाइयाँ हैं, पिछले चंद सालों में कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं जो ओरल हैं, जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को करनी चाहिए, कि आया वो, एक तो अगर वज़न ज़्यादा है उसको करे, एक्सरसाइज नहीं करता वो करे, स्मोकिंग करता है वो छोड़ दे। हाँ, उसके अलावा हम कुछ और टेस्ट होते हैं जो शुगर के अलावा उसमें आ जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो अगर ज़्यादा है वो चेक करे, और फिर एक और बड़ी, और बिल्कुल हाँ, वो एक्चुअली शुगर की कॉम्प्लिकेशंस पे हम उसमें बात करते हैं अभी। शुगर का और ब्लड प्रेशर का वो क्या कहते हैं, चोली दामन का साथ है। तकरीबन अब शुगर है एक बंदे को तो उसको 70% चांसेस है कि साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए उसको साथ ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करना ज़रूरी है। शुगर को अगर अच्छा कंट्रोल, और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उनमें भी, आल्दो सबको नहीं, लेकिन उसमें भी चांस होता है दूसरी बीमारियों का, शुगर की दूसरी बीमारियों का होता है। तो शुगर को हम कंट्रोल करने के लिए एक तो वो दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं, दूसरे साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सारी, और इसमें आजकल बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास। पहले बहुत लिमिटेड चॉइस होता था, कम दवाइयाँ होती थी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ओरल की हम बात कर रहे हैं। जी जी। तो आजकल हमारे पास कम अज़ कम 5-6 क्लासेस है जिसमें कि हम शुगर के कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आम तौर पे मेटफॉर्मिन, हम ब्रांड नेम नहीं लेंगे दवाइयों के, इसके अलावा DPP-4 इनहिबिटर एक क्लास है, सल्फोनिलयूरिया है, फिर SGLT2 इनहिबिटर हैं, फिर ग्लिटाजोन्स हैं, 5-6 क्लासेज हैं जो कि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, यानी ऐसे पेशेंट में। फिर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कास्ट जो है उनकी दवाइयों की, वो हमें ज़हन में रखनी है, क्योंकि जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं पिछले चंद सालों में जो आई हैं, वो उनकी प्राइस ज़रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी हमारी थी, मसलन मेटफॉर्मिन या सल्फोनिलयूरिया। उसके बाद जो दवाइयाँ आती, इसलिए हमें ये ज़रूर रखना चाहिए ज़हन में कि आया पेशेंट ये अफोर्ड कर सकता है। हम लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि सर के साथ ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे थे कि सर ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर प्री डायबिटिक, डायबिटिक, फिर इसकी जितनी भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं या जिस तरह ये डायबिटीज़ होती है, शुगर आपको क्यों होती है, शुगर की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर सर ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। अब हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम सर से ये बातें जानने की कोशिश कर रहे थे आसान अल्फाज के अंदर कि शुगर की रीज़न क्या है, शुगर होती क्यों है, फिर शुगर के आगे आपको किस तरह उसको अपने टाइटल करना है, उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। अब हम सर से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, कि शुगर के आपकी बॉडी के ऊपर जो असरात होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि शुगर क्या इफ़ेक्ट करती है। सर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। हाँ जी, उसमें कॉम्प्लिकेशन में शुगर को अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो तकरीबन बॉडी के हर अज़ा उस पे सर से लेके पाँव तक हर जिस्म के हिस्से को वो मुतासर कर सकती है। इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हमारे अक्सर पेशेंट जो हैं वो शुगर कंट्रोल नहीं रखते या डोज मिसमैनेज करते हैं। डोज मिसमैनेज की या दवाई ली, कुछ दिन बाद छोड़ दी, या खुद से चेंज कर या ली, सेल्फ मेडिकेशन। रेगुलरली फॉलो अप ना किया। देखें ना, हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट होता है। ऐसे ही हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान में कि ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। ऐसे ही हर पेशेंट की, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो हम वो दवाइयाँ देंगे जिनसे वेट कम होने का इम्कान है। अगर उसका कम है तो ऐसी दवाई देंगे जिससे और वेट कम ना हो। तो इसलिए एक तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है शुगर को कंट्रोल रखना, इसकी बीमारी को कंट्रोल रखना। क्योंकि शुगर की बीमारी को कंट्रोल अगर नहीं रखेंगे तो उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है उसमें दिल, दिमाग, गुर्दे, आँखें और आपकी जो पेरिफेरल हैं लिम्ब, इन सब पे उसका असर होता है। ये आम लोग, अब कई पेशेंट्स हैं हमारे पास पहली दफ़ा आते हैं तो जी मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं, टांगें सुन्न हो रही हैं, तो हमें डाउट हो तो हम शुगर चेक करते हैं तो कई पेशेंट्स में वो शुगर निकल आती है, उनकी बड़ी होती है शुगर। तो एक तो ये ज़रूरी है। और दूसरे ये कि शुगर की बीमारी जिस दिन डायग्नोज होती है उससे 10 साल पहले उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, अभी वो डायग्नोज नहीं होती। तो सर इसके ऊपर कोई बॉडी बंदे को साइन देती है कि भाई आप शुगर की तरफ जा रहे हैं? एज सच कोई, या बाज़ दफ़ा कुछ फीलिंग नहीं होती? नहीं, कोई फीलिंग नहीं होती मोस्ट ऑफ द पेशेंट। बल्कि शुगर होने के बावजूद चंद लोग ऐसे हैं जिनमें प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिन ज़्यादा, पेशाब ज़्यादा आएगा, इसको हम पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया कहते हैं। या उसका अगर हो रहा है, कोई ज़ख़म हो रहा है वो नहीं ठीक हो रहा, या कोई ऐसी डायरेक्टली बहुत कम लोग, और ये जो अलामतें हैं ये सारे पेशेंट्स में नहीं होती। ठीक है। ये कुछ पेशेंट्स में, जैसे अभी पहले हम कह रहे थे कि 80 to 90% पेशेंट्स में कोई अलामत नहीं होती, लेकिन उसको, यही सबसे बड़ी बात है कि उसको कंट्रोल करना किस लिए ज़रूरी है। अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो जो सबसे क्रॉनिक बीमारी है वो गुर्दे फेल होने की है। ये आप देखते हैं जितने पेशेंट डायलिसिस पे हैं, ये मोस्टली इसमें 80-90% शुगर वाले मरीज़ होंगे। इसी तरह शुगर वाले मरीज़ को हार्ट अटैक का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। उसको जैसे ब्लड प्रेशर अगर ख़ास है या वैसे भी उसको फालिज का ख़तरा भी है। नज़र का भी जो इसमें आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती जाती है अंदर। कई पेशेंट देखते हैं, एक खातून मेरे पास आई तो वो कहने लगे जी मुझे एक आँख से नज़र नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर देखा तो काफ़ी ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर की दवाई तो हमने दी, आँख के चेकअप के लिए हमने आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा तो पता चला जी कि उनकी आँख ज़ाया हो गई है। चूँकि अब ब्लड प्रेशर को, शुगर को, दोनों से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि शुगर को कंट्रोल रखा जाए। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। पेशेंट को हफ्ते में जो रिकमेंडेड है एक्सरसाइज 30 मिनट डेली, कम से कम दिन में 5 दिन
ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए या कोई और एक्सरसाइज, बल्कि आप अगर 30 मिनट नहीं है आपके पास, 10 मिनट करके उसको सुबह शाम कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा तो वो उसमें भी शायद उसका उसमें भी है, लेकिन नमाज में इतनी ज़्यादा एक्सर्शन, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतनी नहीं। ब्रिस्क वॉक या आप एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ जो दवाई प्रेस्क्राइब की गई, मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि मरीज़ हमारे दवाई नहीं खाते। जी। मरीज़ दवाई छोड़ देते हैं, या मसलन एक दफ़ा दवाई लिखी है तो वो महीना 2 महीने 6 महीने आएंगे ही नहीं। वो समझते। एक मैं और ऐड करता जाऊँ आपकी वसातत से कि हमने देखा कि जब मरीज़ दवाई खा रहा होता है ना, तो बीच में कोई ना कोई आ जाता है कि तुम कौन सी गोली खा रही हो या खा रहा हो। वो कहता है जी मैं ये खा रही हूँ, वो कहती मेरी दादी ने ये खाई थी, नानी ने ये खाई थी। वो दवाई खुद से ही लोग चेंज कर लेते हैं। ये कितना नुकसानदेह होता है। ये इंतहाई ख़तरनाक प्रैक्टिस है। जी। मैंने अभी कल ही एक पेशेंट आई मेरे पास, शादारा से आई, तो वो कहने लगी कि उनकी किसी सिस्टर को या कज़न को थी बीमारी, तो वो अपने वाली दवाई उन्होंने, मैंने कहा ये उसको भी मैंने शुरू करा दी। ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका पता नहीं कि उस पेशेंट का लेवल क्या है, पेशेंट का लेवल क्या है, उसको कौन सी दवाई की ज़रूरत है। अगर वो, अभी तो शुक्र है कि उसने वो दवाई नहीं दी थी जो सल्फोनिल यूरिया, उससे शुगर बहुत, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता था और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर पेशेंट ज़्यादा देर बेहोश रहता है, उसको वेट भी बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तो उसमें वो पेशेंट ने एक अपनी दवाई उठा के उसको भी शुरू करा दी। और ये कई पेशेंट, ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक्स में, जी मैंने ये दवाई खाई थी। अल्लाह, हर पेशेंट की ज़रूरत एक डिफरेंट होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो पेशेंट ले रहा है, जिसके लिए दी गई हैं, उसी को इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरे को नहीं। नाजरीन, आपने सुना सर से कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। हमने हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये कहा कि सेल्फ मेडिकेशन, वो मल्टीविटामिन की सूरत में हो, वो एंटीबायोटिक्स की सूरत में हो, या वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन हो, या कोई भी बीमारी की मेडिसिन आप ले रहे हो, वो शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, दिल की हो, गुर्दों की हो, जिगर की हो, मैदे की हो, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि एक बात तो ये होती है कि आपकी जो भी मेडिसिन की डोज एडजस्ट की जाती है वो आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली की जाती है। तो जब एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट से बिल्कुल उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उठना बैठना वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो दवाई एक जैसी कैसे हो सकती है। सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर वाले ज़्यादातर मरीज़ जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी में होते हैं। हमने देखा है कि लोगों के हाथ पांव सून होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग हमारे पास आते हैं कि जी मुझे एक दवाई जिसका साल्ट मिकोबालामीन होता है, और लोग वो कहते हैं कि जी मैं तो खा रही हूँ। अब उसकी भी डोज मिसमैनेज होती है, और वो डोज पूरी ना लेने की वजह से भी लोगों को फ़ायदा नहीं होता, या कुछ हमारी जो साल्ट इस तरह के होते हैं, केमिकल्स फार्मूलेशन इस तरह की होती हैं जो सेल्फ मेडिकेशन से आपको मज़ीद नुकसान देती हैं। तो सर डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है जी, इसमें बेसिकली ये कैसे होती है और फिर इसको हम रिकवर कैसे करते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी है जी, आपके बॉडी के ख़ास तौर पे पाँव से शुरू होती है, या लोअर लेग से नीचे वाली टांग का जो हिस्सा होता है, और वो चूँकि हार्ट से सबसे दूर होता है, उसको सप्लाई, उसको ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और शुगर वाले मरीज़ों में ये आम बीमारी है। जी। और उसमें यही है कि उसका बेहतरीन इलाज ये है कि शुगर को अच्छा कंट्रोल रखा जाए। जितने मर्ज़ी आप टीके लगवा लें, जितने मर्ज़ी आप दवाइयाँ ले लें, उससे वक्ती तौर पे थोड़ा आपको फीलिंग होगी वेलबीइंग की, लेकिन वो इलाज नहीं है। और ये जब ये प्रोग्रेसिव है, अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं रखते तो ये बढ़ती जाएगी। जो दवाइयाँ हम देते हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगी। इसमें हम ये दवाइयाँ देते हैं जो यूजुअली एपिलेप्सी या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसमें भी यूज़ होती हैं न्यूरोपैथी में। उन दवाइयों से सिम्टम में, बल्कि वो भी सारे पेशेंट्स में कंट्रोल नहीं होते। बेचारे पेशेंट सारी रात, कई कहते हैं जी मैं सो नहीं सका, सारी रात पाँव जलते रहते हैं या दर्द होती है या फीलिंग ही नहीं आती। फीलिंग ही नहीं आती। हाँ, फिर ये एक और आपने अच्छा पॉइंट किया कि उनके फुट केयर जो है, पाँव को देखते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सेंसेशंस का बाज़ पेशेंट्स की इतनी कम हो गई होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता ज़ख्म हो जाए अगर वो चलते हैं। मैंने एक पेशेंट देखा है घर जाके, गुलबर्ग में, चंद साल पहले की बात है। वो एक बुज़ुर्ग थे, तो उनके पाँव में छोटे छोटे सैकड़ों निशानात थे, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा। उनको पता ही नहीं था। वो कीड़े उनको चोटियाँ काटती थी, चोटियाँ काटती थी, तो उनको पता ही नहीं था। वो इतने ज़्यादा ज़ख्म हो गए हुए थे।
तो इसलिए एक तो अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं उनके पाँव देखते रहिए, उनकी सफाई रखना, क्योंकि पाँव का ज़ख्म जो शुगर वाले मरीज़ में हो सकता है कि उसको टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो बाज़ औक़ात वो एम्पुटेशन करना पड़ती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक एक पार्ट आपका अलग हो जाता है, ये एक आपका पार्ट का हिस्सा, एक जिस्म का हिस्सा जो है वो नहीं रहा साथ आपके। उन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें, अगर कोलेस्ट्रॉल है उसकी दवाई भी आम तौर पे शुगर वाले मरीज़ों को साथ देना पड़ती है, और अगर कोई और प्रॉब्लम है मसलन अंजाइना है या कोई है उसका टाइम पे इलाज किया जाए। कोई भी इन्फेक्शन अगर छोटा सा ज़ख्म लगता है, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो बढ़ के तो वो नौबत वो सीरियस हो सकता है। जी नाज़रीन, सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है वो बेसिकली चूँकि जो हिस्सा आपके दिल से ज़्यादा दूर होगा, तो चूँकि एक आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा और आपको फीलिंग नहीं आएगी, तो इसलिए वहाँ पे अगर कोई ज़ख्म हो जाता है, जैसे गैंग्रीन आजकल हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जिनके पाँव के नीचे ज़ख्म होता है, फिर वो किसी जराह के पास चले जाते हैं या किसी हकीम के पास चले जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनके ऊपर कोई भी अपना जो उन्होंने तेल शेल बनाए होते हैं वो सफाई करके पट्टियाँ करके जो उस पेशेंट का गोल्डन पीरियड होता है उसकी रिकवरी का वो उसको वेस्ट कर देते हैं, और जब उसका एंड हो चुका होता है तो फिर वो कहते हैं आप किसी सर्जन के पास जाएं। फिर सर्जन क्या करता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है आपके ज़ख्म के अंदर से, तो फिर उसको क्या करता है, उसको एम्पुटेशन करनी पड़ जाती, यानी अगर आपको कोई फिंगर है, पाँव है, तो वो काटना पड़ जाता है। इससे बचने के लिए अपनी शुगर का गुड कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदलना होगा, तो तब जाके आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। सर, शुगर वाले मरीज़ को टेस्ट कब करवाने चाहिए, कौन कौन से करवाने चाहिए और कितनी देर बाद करवाने चाहिए? हाँ, उसमें ये है कि शुरू में हम जब इलाज शुरू करते हैं, हम आम तौर पे मरीज़ को बताते हैं कि आपने हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आना है एक डोज़, क्योंकि हर पेशेंट की डिफरेंट डोज़ होती है। कोई एक दवाई से कंट्रोल हो जाता है, किसी को हम 2, 3, 4 देना पड़ती है या इंसुलिन देना पड़ती है। वो स्टेप बाय स्टेप है, हम एकदम सारी दवाइयाँ शुरू नहीं करते। एक दवाई या 2 दवाइयाँ शुरू की हैं, उसकी लेवल शुगर का है उसके मुताबिक हम यूजुअली डिसाइड करते हैं कि कितनी दवाइयाँ देनी है। तो उसमें शुरू में तो उसको जल्दी अपने मुआलिज के पास आना चाहिए, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, जितनी देर बाद ही उन्होंने कहा है। जब एक दफ़ा हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट की ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसको वो कहते हैं कि ये डोज कंटिन्यू रखें। फिर आप चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और HbA1c भी हम यूजली 3 महीने बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने बाद, आप 6 महीने बाद, सारा अगर कंट्रोल ठीक जा रहा है तो उसमें जल्दी जल्दी करानी, चूँकि ये महंगे टेस्ट हैं तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं पेशेंट पे उसका बोझ डालना चाहते। तो उसमें अगर शुगर जो हम लेवल जो बताए हैं अभी हमने, अगर वो पेशेंट के वो लेवल जा रहे हैं तो यूजुअली फिर वो जल्दी जल्दी HbA1c कराने की ज़रूरत नहीं होती, उसको 6 महीने बाद, साल बाद भी करा सकते हैं। आल दो जो गाइडलाइंस या बाहर के मुल्कों में वो 3 महीने बाद, लेकिन हमारे यहाँ हमने अपने हालात के मुताबिक चलना होता है, उसके टेस्ट कराने होते हैं। जी सर, हम आपसे इसमें एक और सवाल मैं ऐड करता हूँ, जो कि अक्सर कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं जब कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो लोगों को होता है मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी या ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी जी। तो मेल के अंदर जो शुगर में होते हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ऐसे बहुत रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे शहवत आना कम हो गई। जो प्री डायबिटिक में तो कम चांसेस हैं क्योंकि उनकी शुगर इतनी नहीं बड़ी होती। जो डायबिटिक में ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि सप्लाई सारे अज़ा की कम हो जाती है, इसी तरह पेशेंट्स में ये जिसको हम ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन है। उसको अगेन वही बात वही आ जाती है कि शुगर का कंट्रोल डाइट अच्छी नहीं, लाइफस्टाइल अगर वो नहीं कंट्रोल अच्छा रखते तो ये प्रॉब्लम आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर वो कंट्रोल अच्छा रखते हैं और साथ इसके लिए कोई हम विटामिन, दूसरी और भी दवाइयाँ हैं जो वक्ती तौर पे हम दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सर, बीइंग अ फिजिशियन, चूँकि हम क्लिनिक करते हैं, क्लिनिशियन हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, तो मोस्टली आपने देखा पेशेंट ये बातें बताता नहीं है, या तो उसकी वाइफ आके मैं बाद में बताती है, या वो पेशेंट फ़ोन पे आपको मैसेज करके बता रहा होता है, क्लिनिकल ट्रायल में वो बताता नहीं है।
कि मुझे कोई शहवत का मसला है, मर्दाना वीकनेस? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा। हम कुछ हमारी भी उसमें सुस्ती होती है, क्योंकि मरीज़ अगर साथ कोई उसके अटेंडेंट भी है, हम यूजुअली वो क्वेश्चन, प्राइवेसी नहीं रहती, हम ये ऐसे क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं, फ़ील करें तो पूछ भी लेते हैं, लेकिन और पेशेंट भी कुछ बता देते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट नहीं बताते कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात यहाँ पे देखूँ कि सर चूँकि हमारे साथ मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बात आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं अगर आज से कुछ 4 साल पहले की प्रैक्टिस देखूँ, तो फिर जब सर के साथ आना जाना हुआ, उसमें जो मेरी लाइफ में चेंजिंग आई ना, वो 3 बातें मैंने रट ली। जो पेशेंट भी मेरे क्लिनिकल ट्रायल पे आता है, हम सबसे पहले उससे पूछते हैं आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला तो नहीं है? कोई भी दवाई लेने आए, वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की भी क्यों ना लेने आए, तो ये 3 सवाल हम ज़रूर करते हैं कि ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है या दिल का मसला। अगर ये तीनों हैं तो फिर हमें दवाई को देखना पड़ता है कि कौन सी मेडिकेशन जो है वो इसको हमने करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो सर चूँकि आजकल जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जिन्होंने MBBS किया हुआ है, पुराने वक्त के जो हमारे GPs हैं, फिजिशियंस हैं, तो वो बेसिकली चूँकि उनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती, और कुछ हमारे कोलीग जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी भी नहीं होती, या कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो इंटरनेट वगैरह या सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। तो उनको वेल एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, ताकि अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो नीचे वाली आवाम को हो, क्योंकि वो जब जाके गली मोहल्ले में प्रैक्टिस करेंगे, हमसे कुछ सीख के जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली फ़ायदा नीचे होगा। तो सर ने बेसिकली चूँकि एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के जो सर प्रेसिडेंट भी हैं, और डॉक्टर कौन के नाम से एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पे हम लोगों को, डॉक्टर्स को एजुकेशन देते हैं। तो सर से मैं पूछूंगा कि सर ये तसव्वुर आपको कैसे आया और ये ख्याल आपको कैसे आया? देखिए जी, ये हमने फ़ील किया कि जो GP, जिसे हम फैमिली फिजिशियन भी कहते हैं, जी जी, एक मोहल्ले में या किसी जगह पे बैठे हुए हैं, उनके पास अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता, सिवाय एक मेडिकल रैप आके अपनी प्रोडक्ट या कोई उसके नई बारे आई में है। बता देगा आपको। हाँ, क्योंकि ये हमारा मेडिसिन ऐसा फील्ड है जिसमें हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़, यानी आज से 30-40 साल पहले जब हम नए नए डॉक्टर बने तो बहुत सी चीज़ें, मसलन आप यकीन करेंगे कि हमने अल्ट्रासाउंड का, जब हम स्टूडेंट थे अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये फिर CT स्कैन आया, MRI, ये सारी चीज़ें बाद में आई। ये बाद में आई। तो इसलिए इसमें हम जो पेशेंट को बताते हैं कि क्या हम बात कर रहे थे कि हम डॉक्टर्स को गाइड करते हैं। हैं। डॉक्टर्स को, उसमें ये है कि डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए चूँकि और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने ये काम शुरू किया कि हमने डॉक्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे फैमिली फिजिशियंस के लिए, हमने एकेडमिक एक्टिविटी शुरू की, जिसे हम CME प्रोग्राम्स कहते हैं। हम हर हफ्ते कम से कम 2-3 लेक्चर करवाते हैं डॉक्टर्स के लिए। उनको मुख्तलिफ हम लंच भी हम उनको देते हैं ताकि एक एडेड अट्रैक्शन हो। तो उसमें हम उनको नई नई चीज़ें बताते हैं जो कि जो अपडेट्स हैं। मसलन पहले ब्लड प्रेशर की दवाई कौन सी यूज़ करनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे एज का हिसाब है, प्रेगनेंसी है तो कौन सी दवाई देनी है, ये सारी बातें। इसी तरह अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, इसी तरह एस्थमा है, उसमें कौन सी गाइडलाइंस है, जितनी भी कॉमन डिजीज़ हैं, और ये सब, और जितने भी फैमिली फिजिशियन हैं, और ये जितनी बीमारियों के हम नाम ले रहे हैं, ये फैमिली फिजिशियंस इनको डील कर सकते हैं, इनको डील करते हैं। और 90% पेशेंट्स को, अगर 80% तो कम अज़ कम वही डील कर रहे हैं। और सबसे पहला कांटेक्ट जो है वो फैमिली फिजिशियन है। सबसे पहले मरीज़ ने अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना है, उसके बाद, और मोस्टली अगर एक अच्छा फैमिली फिजिशियन ये सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है, और अगर जिस वक्त वो समझे हम कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, या किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, मसलन पेन चेस्ट हो रही है, तो उसमें जो है उसको हम हॉस्पिटल भेजते हैं, या कोई प्रोसीजर है या सर्जरी की ज़रूरत है, फिर हम उनको आगे रेफ़र कर देते हैं। जी नाज़रीन, सर के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि जब भी हम किसी शो पे होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती है। सर के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, हम इनके साथ डेली बेसिस पे बात करते रहते हैं। चूँकि अपने व्यूअर्स के लिए जितना भी नॉलेज हम सर से ले सकते थे, हमने लेने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में सर को दोबारा हम मदऊ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और इन्फॉर्मेटिव जो भी सेशन होगा वो हम सर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमारी टाइम लिमिटेशन थी और हमारा वक्त मुकम्मल हो गया,
हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू हमने आपको वेल अवेयर करने की कोशिश की। नाजरीन, अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।